Friends, welcome to our digital classes of class 11th. We are studying a fourth chapter of our book Hornbill, and the chapter name is Landscape of the Soul. And in previous lecture we have studied that the writer has talked about different type of paintings, Western painting and Chinese painting, and he has shown the contrast between both the paintings, that a Chinese writer wants someone to borrow his mind, to enter in his mind, means he sees the painting through his mind. The person, the viewer, whosoever is observing the painting, he must observe the painting through his mind. And the Western painter, classical painter, he wants the viewer to borrow his eyes, that the viewer must look at the particular landscape exactly as he sees this. Okay, so in previous lecture we have studied that the Chinese painter doesn't want to borrow his eyes, but he wants the people to enter his mind, and that landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. Now we have to start from page number 36 and Hornbill book. This we have to start from here. This concept is expressed as Shen Shui, literally mountain, water, which used together represent the word landscape. Now the whole concept, ये जो concept है, इसको क्या कहा जाता है? इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज शेंशुई. इसको शेंशुई नाम दिया जाता है, जिसका लिटरली मीनिंग क्या है? माउंटेन एंड वाटर. ओके, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, एंड both mountain and water are used together to represent the world landscape. Means landscape क्या होता है? जिसमें mountains and waters ये सब होता है. तो इसको, इस concept को कैसे express किया गया है? शेन शुई नाम से. These are the important terms you must remember. Okay, आपने याद रखने ये terms जो भी इसमें यूज़ हुए हैं, शेन शुई, येन, आगे येंग, बहुत से terms आएंगे. Okay, more than the two elements of an image, these represent two complementary poles reflecting the diest view of the universe. Okay, now these two elements of an image, ये क्या कर रहे हैं? अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को. कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स अब इसमें क्या है? वो पोल्स कौन से हैं? अब वो राइटर बात कर रहे हैं कि जो रिफ्लेक्ट करते हैं डायस्ट व्यू को ऑफ द यूनिवर्स. अब डायस्ट एक थ्योरी है यूनिवर्स की, जिसके बारे में राइटर बात कर रहे हैं. वो डायस्ट की थ्योरी क्या है? अभी हम आगे बढ़ेंगे कि उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है. दैट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द माउंटेन इज yang, reaching vertically towards heaven, stable, warm and dry in the sun, while the water is yin, horizontal and resting on the earth, fluid, moist and cool. तो अब उन्होंने इन दोनों को कैसे रिप्रेजेंट किया है? माउंटेन को येंग कहा गया है एंड वाटर को यिन कहा गया है. और ये दोनों कैसे हैं? माउंटेन जो है वो एक मस्कुलिन की तरह से यूज़ किया है. तो कैसा है? स्टेबल है, वार्म है और ड्राई है इन दिस सन. और वाटर कैसा है? जैसे कि फीमेल की तरह उसे यूज़ किया है. तो यिन, अब वो कैसे? हॉरिजॉन्टल है, रेस्टिंग ऑन दी अर्थ, और वो फ्लूइड है, मॉइस्ट एंड कूल है. कि जैसे मेल होते हैं, मेल कैसे होते हैं? थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं. ओके, और जो फीमेल है, फीमेल थोड़ा सा क्या होती है? कूल होती है. मीन्स थोड़ा सा वो फ्लूइड, मोस्ट इमोशनल होती है बहुत. तो उनको वैसे ही प्रेजेंट किया है. माउंटेन्स क्योंकि स्ट्रॉन्ग होते हैं मैन की तरह, मैन भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड वुमेन वो पानी की तरह शीतल होती हैं. ओके, सो नाउ ये दोनों अब जो इंटरेक्शन ऑफ yin, the receptive feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Daoism. Now ये सब क्या है? Daoism की थ्योरी का है, फंडामेंटल नोशन है. ओके, मीन्स Daoism की जो थ्योरी है वो इसी पे डिपेंड करती. यही थ्योरी है कि माउंटेन को मैन की तरह को रिप्रेजेंट किया है, और यिन, वाटर, यिन जो है उसको वाटर के रूप में उसे रिप्रेजेंट किया है, वाटर को. ठीक है,
देन व्हाट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड एज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट। अब इसमें एक थर्ड एलिमेंट की बात हो रही है और वो क्या है, द मिडल वॉइड वेयर द इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। अब उनका जो मिडल इंटरेक्शन क्या है वो अर्थ को लिया है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ द प्राणायाम। और इसको कैसे कंपेयर किया जाता है, जैसे योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। जब हम प्राणायाम करते हैं, ब्रीद इन एंड रिटेन ब्रीद आउट, प्राणायाम में हम क्या करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। सो ये वही प्रैक्टिस है, ठीक है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स, द मिडिल वॉइड इज इसेंशियल। अब यहीं पर इनके जो मस्कुलिन एंड फेमिनिन जो वाटर एंड माउंटेन की बात की है, तो उनका यहाँ पर जो यौगिक प्रैक्टिस है वो ये ऐसे यहीं पर होती है, ठीक है। मीडिएशन यहीं पर अक्कर होती है। द मिडिल वॉइड इज इसेंशियल। अब इनके लिए एक मिडिल वॉइड होना चाहिए, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप। अब जो चाइनीज़ पेंटिंग जो लैंडस्केप पेंटिंग है उसमें अब क्या है, मिडिल वॉइड क्या है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइट एंड अनपेंटेड स्पेस। मीन्स वो जो पेंटिंग है उसमें वाइट और अनपेंटेड जो स्पेस है वही क्या है इनका जो थर्ड, जो हम थर्ड वॉइड की बात करें, मिडिल वॉइड है वो है। मीन्स जो चाइनीज़ पेंटिंग है उसमें माउंटेन है, वाटर है और तीसरी क्या चीज़ है, ब्लैंक स्पेस है। तो वो इनका थर्ड वॉइड है जहाँ पर इंटरेक्शन होता है, इनका मिलन होता है। ओके, इस थ्योरी को ही डायज़म की थ्योरी कहा गया है। क्लियर? This is also where man finds a fundamental role in that space between heaven and earth. He becomes the conduit of communication between both poles of the universe. Now, the narrator says that this is also, अब ये वही जगह है, मिडिल वॉइड है जहाँ पर द मैन फाइंड अ फंडामेंटल रोल, जहाँ मैन का फंडामेंटल रोल है वहाँ पर, ठीक है। अब वो कौन सी जगह है जहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि मैन का फंडामेंटल रोल है, वो है इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। अब हेवन और अर्थ के बीच की जगह क्या है, ही बिकम्स द कंडोइट। कंडोइट मीन्स द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स। अब कौन से पोल्स की बात कर रहे हैं, पोल ऑफ यूनिवर्स, अर्थ एंड हेवन। तो उन दोनों के बीच में एक मीडियम, एक माध्यम का काम कौन कर रहा है, दैट इज़ मैन। ओके, हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल। अब जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम अर्थ एंड हेवन है ना, धरती और आसमान के बीच में हम ह्यूमन बीइंग जो है वो मीडिएटर का काम कर रहे हैं। हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल, हिज मीन्स मैन की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और अप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, एंड दिस इज ऑल्सो सजेस्टेड फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट। और अब क्या बात कर रहे हैं इसमें, क्या बता रहे हैं नरेटर, दैट इज़ फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट बाय द ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड क्या होता है, अब ऑप्रेस्ड होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं। ओके, सो अब वहीं पर ये बात कर रहे हैं कि फार फ्रॉम लॉस्ट ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक। जो लॉफ्टी पीक्स हैं उनकी जो वो पहाड़ियाँ हैं उनमें क्या है, ही इज़ अ फ्रेंकोइस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप। सो अब मैन की जो प्रेजेंस है वो किस में है, ये कह रहे हैं कि जो एक फ्रेंकोइस चैंग्स की जो वंडरफुल एक्सप्रेशन उन्होंने बोला था, दैट द आई ऑफ द लैंडस्केप, अब उसकी ही बात कर रहे हैं कि वो इसको अलग ही दुनिया में ले जाता है। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम द लैंडस्केप ऑफ द सोल। अब एक बहुत बड़ी जो इन्होंने बुक लिखी है उसका एक छोटा सा ये पार्ट था, और ये एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी जो चाइनीज़ पेंटिंग में है तो थोड़े से स्लाइटली एडिटेड हैं, उसमें थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा एडिट किया है, इसमें थोड़ा सा मतलब चेंजेस किए हैं। क्लियर? वैसे ही एक बुक का पार्ट है, लेकिन कुछ इसमें जो एथिक्स और स्पिरिचुअलिटीज़ की बातें की हैं वो स्लाइटली एडिटेड हैं। क्लियर? नाउ let us read the next part, getting inside outsider art. Now getting inside means अंदर जाना, outsider art, outsider means जो बाहरी आर्ट है, मतलब अंदर जाकर बाहरी आर्ट निकालना।
ठीक है, आउटसाइडर आर्ट को. लेट अस रीड. व्हेन फ्रेंच पेंटर जेन डेबो mooted the concept of art brut in 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. अब नरेटर बात करते हैं कि जब फ्रेंच राइटर जो जेन डुबेफे मूटेड, उन्होंने क्या किया था, अब ही प्रेजेंटेड एंड जो जेन डुबे थे उन्होंने अब क्या प्रेजेंट किया, कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट. आर्ट ब्रूट क्या है, दिस इज अनट्रेन्ड अनस्किल्ड कोई ट्रेनिंग है जो आपके अंदर आप खुद से करते, कहीं से सीखी नहीं है, खुद से इनकलकेट करते हैं कोई चीज़. ठीक है. सो द आर्ट ऑफ अनट्रेन्ड विजनरी वॉज अ माइनॉरिटी इंटरेस्ट. अब माइनर पीपल जो थे, माइनॉरिटी, बहुत कम लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते थे. ठीक है. फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग्स. नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग में इसकी जो वेल्ड बिगिनिंग थी, वेल्ड का मतलब होता है हिडन, जो क्लियर नहीं है. ठीक है. बिगिनिंग जब स्टार्टिंग में क्या हुआ, आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली. अब इंटरनेशनल लेवल पे जो आउटसाइडर आर्ट थी वो क्या हो गई, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन गए. ठीक है, कंटेम्प्रेरी आर्ट का. This genre is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training. अब ये genre है, genre होता है that style, ओके, जो शैली जिसे हम कहते हैं, that style is described as the art of those. अब उसे कैसे डिस्क्राइब किया है, ये एक आर्ट की तरह है, those who have no right to be artist, जिन्हें कोई आर्टिस्ट का कोई राइट नहीं है, जिनके पास मीन्स जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स नहीं हैं, तो ये उनके लिए एज दे हैव रिसीव नो फॉर्मल ट्रेनिंग. अब क्योंकि उनको जिनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, ये उन लोगों के लिए है. ठीक है. येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट. अब जिनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है लेकिन उनके अंदर टैलेंट है. ठीक है, आर्टिस्टिक इंसाइट है, एक दृष्टिकोण है, आर्टिस्टिक दृष्टिकोण है उनके पास, ये उन लोगों के लिए है. ठीक है. क्या है, आर्ट ब्रूट. Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. और उनके जो वर्क्स हैं वो स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट है. स्टिमुलेटिंग होता है एक्साइटिंग, इंस्पायरिंग. ओके, सो कंट्रास्ट है. अब कंट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग. अब ये इस टाइप का जो वर्क है, उनका वर्क किन लोगों का, देयर मतलब जिन लोगों के पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है लेकिन उनके अंदर एक कुछ जिसे हम कहते हैं अलग दृष्टिकोण है चीज़ों को बनाने का. ठीक है. सो उन लोगों का ये जो इंस्पायर करते हैं, और ये मेन स्ट्रीम ऑफरिंग, इट कंट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग, और उनको कंट्रास्ट भी कर रहे हैं जो स्किल्ड पीपल हैं. क्लियर. अराउंड द टाइम डुबे was propounding his concept in India. अब अराउंड द टाइम जब डुबे अपना प्रोपाउंडिंग का मतलब होता है प्रेजेंट करना. ओके, तो जब डुबे अपना ये जो कॉन्सेप्ट था इसको इंडिया में प्रेजेंट कर रहे थे, तो एन अनट्यूटर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज. तो उस टाइम एक अनट्यूटर कौन होता है, जिसको किसी ने टीच नहीं किया, जिस विदाउट गेटिंग एनी ट्रेनिंग और यू कैन से एजुकेशन. ट्यूटर नहीं था जिसके पास, अनट्यूटर्ड, बिना किसी ट्यूटर के, बिना किसी स्किल या ट्रेनिंग, बिना किसी ट्रेनर के जिसने स्किल की हो, प्राप्त की हो. तो अब वो क्या कर रहा था, वो एक पैराडाइज बना रहा था. Years ago the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone. और वो बहुत सालों पहले की बात है कि अब एक पैच बना रहे थे, एक छोटा सा जंगल का जो पैच था, पूरा जंगल था, तो उन्होंने उसको क्लीन करना शुरू किया और अपने लिए गार्डन बनाया. और उसको कैसे गार्डन को डेकोरेट किया, स्कल्प्टेड विथ स्टोन and recycled material is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. और अब वो बता रहे हैं गार्डन जिसकी हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, लेक्चर के स्टार्टिंग में, प्रीवियस लेक्चर में आपने सुना होगा, तो कि नेक चंद ने एक गार्डन बनाया है. किस चीज़ से, ब्रोकन बैंगल्स और ब्रोकन मटेरियल से. आप जब जाएंगे सेक्टर 1 चंडीगढ़ में, आप देखिएगा एक सेक्टर 1 में है चंडीगढ़ में कि एक ऐसा गार्डन है जिसमें सब टूटी फूटी ब्रोकन जो वेस्ट मटेरियल है उससे ही पूरा गार्डन डेकोरेट है. स्टोन्स, बैंगल्स, टूटी चूड़ियाँ हैं, उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल घर का टूटा फूटा सामान होता है
उससे इतने रियलिस्टिक वे में ये स्टैचूज़ जो बनाए, ये सब भी वेस्ट मटेरियल से बनाए। इनकी जो बॉडी की ड्रेस बनाई है ये सब बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बनी हुई हैं। ये बैंगल्स होंगे इसमें, या फिर टाइल्स के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, या फिर कप प्लेट्स जो टूट जाती है बोन चाइना की, उसके टुकड़े होंगे, और जो ग्लासेस होते हैं, स्टोन्स होते हैं, ड्रेसेस में होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स से इनकी ड्रेसेस, आईज, ईच एंड एवरीथिंग, और बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। सो उसको डेकोरेट किया है इस गार्डन को। यू मस्ट सी दिस। ओके, सो its 80-year-old creator director Nick Chand is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. So अब वो 80 साल के होंगे जब ये राइटअप लिखा गया है। ये राइटअप कब लिखा गया है? 2005 में लिखा गया है। क्लियर? ये देखिए 2000 अगस्त ये पब्लिश हुआ था हिंदुस्तान टाइम्स में। 28 अगस्त 2005 में बृंदा सूरी द्वारा ये राइटअप लिखा गया था। क्लियर? सो अब उस समय 80 ईयर्स के क्रिएटर थे, इनका नाम था, डायरेक्टर जो थे जिन्होंने बनाया है, नेक चंद, इज़ नाउ हेल्ड एज इंडियाज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। सो हेल्ड मीन्स वेलकम। अब उनको जगह जगह वेलकम किया जाता है क्योंकि उन्होंने आउटसाइडर आर्ट को एक नया पहचान दी, नया नाम दिया, कंट्रीब्यूट किया, उसमें योगदान दिया अपना। क्लियर? द 50th इशू स्प्रिंग 2005 ऑफ रॉ विजन। अब यूके में एक मैगज़ीन है रॉ विजन नाम से, उसमें इन्होंने एज पाइनियर मीन्स वन हु ब्रिंग्स अ थिंग, जो सबसे पहले करते हैं, पाइनियर कहते हैं जो सबसे पहले कोई चीज़ को लेके आता है। क्लियर? सो अब जो मैगज़ीन है यूके की रॉ विजन, उसमें इनके फर्स्ट आउटसाइडर आर्ट की जो पब्लिकेशन है उसमें नेकचंद और उसके रॉक गार्डन का जो स्कल्पचर है, स्कल्पचर जो स्टैचूज़ बने हैं, वुमेन बाय द वाटरफॉल, तो ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज़ कवर, तो उन्होंने इसे अपने फ्रंट पेज पे, अपनी जो मैगज़ीन है उसके फ्रंट के पेज पर इसको उतारा था, इसको इस पिक्चर को रखा था अपने मैगज़ीन के फ्रंट पेज में। क्लियर? द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए भी, नेकचंद के लिए भी, जो उन्होंने सिर्फ वेस्ट मटेरियल से जो चीज़ बनाई थी उसे यूके की इतनी बड़ी मैगज़ीन जो रॉ विजन नाम से जो मैगज़ीन है उसके फ्रंट पेज में उसको जगह मिली। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट। अब इसका जो नोशन मीन्स जो इसका इशू है, जो स्टाइल है, ठीक है। सो आर्ट ब्रूट मीन्स दैट रफ आर्ट, रॉ मीन्स नॉट राइप। क्लियर? was the works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences। तो इनकी जो raw art उसमें cultural and artistic influence है। Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art, something Nekchand has taken to a dizzying height। तो ये सब अब नेकचंद ने जब भी इसके बारे में, चाहे वो एक टिन है, चाहे एक टूटा फूटा सिंक है, सिंक घर का जो किचन में होता है, ब्रोकन डाउन कार है, या कोई भी मटेरियल है, वर्क ऑफ आर्ट में उसे यूज़ किया है नेकचंद ने। टेकन टू डिजिंग हाइट, और उसे डिजिंग होता है ग्रेट हाइट्स में लेके गया अपने वर्क से जो उन्होंने बनाया है। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream। और नेकचंद ने क्या कहा कि एक पर्सन जो क्या करता है, आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी मीन्स, आउटस्टैंडिंग मीन्स ग्रेट, तो ये क्या है जो इन्होंने बनाया है, दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ अ सिंगल मैन विच कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। तो एक सिंपल इंसान जो अपने सपने, कुछ चीज़ का सपना देखता है, तो वो किसी भी चीज़ को बहुत क्या बना देता है, ग्रेट हाइट्स में ले जा सकता है। ठीक है? और ये उसका सबूत है। टेस्टिमोनी मीन्स ये उसका सबूत है। ठीक है? कि इंसान अगर सपने देखे तो वो कुछ भी कर सकता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है? द स्विस कमीशन फॉर द यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ अ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स। और जो स्विस कमीशन है यूनेस्को, वो भी इन्हें ऑनर करेंगे बाय द वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज works। The 5-month interactive show run of Nekchand beginning October will be held at leading museums in Switzerland, Belgium, France and Italy। और ये सब उसमें कहा गया कि जो नेकचंद का जो वर्क है, realm of नेकचंद, ओके। सो
इसको अब क्या किया जाएगा, वहाँ पर जगह दी जाएगी और बिगनिंग ऑफ अक्टूबर में इट विल बी हेल्ड लीडिंग म्यूज़ियम में उसको जगह मिलेगी। स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली सब उसको क्या करेंगे, वहाँ पर इसको ऑनर करेंगे। ओके, एंड द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एन्जॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। और नेकचंद खुद से क्या कहते हैं, जब बृंदा सूरी ने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने क्या कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ा रिगार्ड क्या है, जब मैं लोगों को देखता हूँ दे वॉक थ्रू द गार्डन, जब मेरे गार्डन में धीरे धीरे जाते एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं एंड दे सी एंड एन्जॉय माई क्रिएशन, तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए रिगार्ड है, सबसे बड़ा मेरे लिए रिवार्ड है कि जब लोग इसको एन्जॉय करते हैं। सो दिस वॉज एन आर्टिकल रिटन बाय बृंदा सूरी in the newspaper Hindustan Times, published on August 28, 2005. So this was our chapter number 4. It completed today.